हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी आधिकारिक तौर पर खोज 1801 में की गई थी। और कथन 2, ये केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। आपको बताना था कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन थे ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में डॉल्फिन और उनके आवास के संरक्षण के प्रयास में तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन नदी और समुद्री दोनों प्रकार की डॉल्फिन प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार की एक पहल है। वहीं गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटेनिस्टिडे परिवार में वर्गीकृत दांतेदार व्हेल की एक प्रजाति है। इसकी आधिकारिक तौर पर खोज 1801 में की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। गंगा नदी की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये वास्तव में दृष्टिहीन होती है और अल्ट्रासोनिक ध्वनियां उत्सर्जित करके शिकार करती है। ये डॉल्फिन एक समय नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती थी। लेकिन अब ये प्रजाति अपने अधिकांश प्रारंभिक वितरण क्षेत्रों से विलुप्त हो चुकी है, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में लिसियोनोटस नामूची नामक एपीफाइटिक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मेघालय? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बीएसआई के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले से एपीफाइटिक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई खोजी गई प्रजाति का नाम लिसियोनोटस नामूची रखा गया है। इस प्रजाति में मोटी पत्तियां और आकर्षक बैंगनी फूल देखने को मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार इस नई प्रजाति की संरक्षण स्थिति अस्थायी रूप से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आपको बता दें कि जीनस लिसियोनोटस की मूल सीमा हिमालय से लेकर जापान और इंडोचीन तक है और इसकी लगभग 50% प्रजातियां स्थानिक हैं। इसकी प्रजातियां ज्यादातर एपिफाइटिक, लिथोफाइटिक या स्थलीय सदाबहार खड़ी या चढ़ाई वाली उपझाड़ियां हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि 24/7 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे google.org के सहयोग से विकसित किया गया है। और कथन 2, ये टूल कई भाषाओं में समाचार लेखों को स्कैन करता है और उनका हिंदी में अनुवाद करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? तो जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वाधवानी AI के सहयोग से कृषि 24/7 विकसित किया है। कृषि 24/7 google.org के समर्थन से स्वचालित कृषि समाचार निगरानी और विश्लेषण के लिए पहला AI संचालित समाधान है, इसलिए कथन 1 सही है। ये टूल कई भाषाओं में समाचार लेखों को स्कैन करता है और उनका अंग्रेजी में अनुवाद करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। कृषि 24/7 समाचार लेखों से आवश्यक जानकारी को ढूंढ कर निकालता है, जिनमें शीर्षक, फसल का नाम, कार्यक्रम का प्रकार, तिथि, स्थान, गंभीरता, सारांश और स्रोत का आधार शामिल होता है। ये सुनिश्चित करता है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वेब पर प्रकाशित होने वाली प्रासंगिक घटनाओं की समय पर जानकारी प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेसएक्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर जाक्सा? तो जवाब है ऑप्शन ए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली तस्वीरें जारी की। आपको बता दें कि यूक्लिड मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कॉस्मिक विजन कार्यक्रम का हिस्सा है। इसे 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं घटकों के साथ इसे नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों का पता लगाना है। साथ ही इसका मुख्य लक्ष्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रह्मांड के डार्क साइड की जांच करना है। इसका नाम अलेक्जेंड्रिया के यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड के नाम पर रखा गया है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व रहते थे और उन्होंने ज्यामिति विषय की स्थापना की थी, इसलिए विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न। वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास या IDWH के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और कथन 2, इसमें केवल राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास या IDWH कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया। आपको बता दें कि वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके तहत वन्यजीवों के आवास की सुरक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
ये संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व को सहायता प्रदान करती है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबनसिरी नदी निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? मिरी हिल्स, तेजू हिल्स, तिराप हिल्स या फिर गारो हिल्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिरी हिल्स। हाल ही में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर 2000 मेगावाट की सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना में भारी भूस्खलन हुआ। आपको बता दें कि सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ रिवर योजना है, जिसका लक्ष्य सुबनसिरी नदी की क्षमता का दोहन करके 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना है। इसका निर्माण नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन या NHPC लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। वहीं सुबनसिरी या गोल्ड रिवर ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये तिब्बती हिमालय से निकलती है और भारत के मिरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश तक अपना रास्ता बनाती है। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा तंजानिया के साथ नहीं लगती है? मलावी, केन्या, दक्षिण सूडान या फिर जाम्बिया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण सूडान। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के ज़ांज़ीबार तंजानिया परिसर का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि तंजानिया एक अफ्रीकी देश है जो भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसकी आधिकारिक राजधानी डोडोमा है, जो दार एस सलाम से 309 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। दार एस सलाम इसकी वाणिज्यिक राजधानी है, जो देश का सबसे बड़ा शहर है। ये उत्तर में युगांडा, विक्टोरिया झील एवं केन्या से, पूर्व में हिंद महासागर से, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में मोजाम्बिक, न्यासा झील, मलावी एवं जाम्बिया से और पश्चिम में तांगानिका झील, बुरुंडी तथा रवांडा से घिरा हुआ है। जबकि इसकी सीमा दक्षिण सूडान से नहीं लगती। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जियोग्लिफ्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये जमीन की सतह पर बनाया गया एक बड़ा और जटिल डिजाइन या रूपांकन है। और कथन 2, भारत में आज तक कोई जियोग्लिफ्स नहीं पाया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में तेलंगाना के मेडचल मलकजगिरी जिले में 3000 साल पुराना एक वृत्त के आकार का जियोग्लिफ खोजा गया है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। आपको बता दें कि जियोग्लिफ जमीन की सतह पर बनाया गया एक बड़ा जटिल डिजाइन या रूपांकन है। ये अक्सर प्राकृतिक सामग्रियों को व्यवस्थित करके या स्वयं परिदृश्य को बदलकर बनाया जाता है। इसलिए कथन 1 सही है। भूदृश्य के भीतर वस्तुओं को व्यवस्थित या स्थानांतरित करके एक जियोग्लिफ बनाया जा सकता है। प्राचीन काल से सबसे व्यापक रूप से ज्ञात जियोग्लिफ्स पेरू की नास्का रेखाएं हैं, जो आज तक एक रहस्य बनी हुई हैं। इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अक्सर समाचारों में रहने वाली वैगई नदी किस पहाड़ी से निकलती है? कोल्ली हिल्स, जावड़ी हिल्स, येलागिरी हिल्स या फिर वरुष्णद हिल्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वरुष्णद हिल्स। हाल ही में तमिलनाडु में वैगई बांध में जल स्तर बढ़ने के बाद आसपास के क्षेत्रों के लिए दूसरी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। वैगई बांध तमिलनाडु के थेनी जिले में अंडीपट्टी के पास वैगई नदी पर बनाया गया है। वहीं वैगई नदी तमिलनाडु राज्य की एक प्रमुख नदी है। ये पश्चिमी तमिलनाडु की वरुष्णद हिल्स से निकलकर कंबम और वरुष्णद घाटियों से होकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है। रामनाथपुरम जिले में पंबन ब्रिज के पास पाक जलडमरू मध्य में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सिरुलियार, थेनियार, वराह नदी और मंगलार हैं। इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। विश्व मौसम विज्ञान संगठन या WMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। दूसरा कथन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। और तीसरा कथन, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन जाने से पहले आप सभी को दृष्टि परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद।